नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर की। सामाजिक विज्ञान में एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर का नाम है संघर्षकालीन भारत। ये समय दे रखा है 1206 से लेकर 1757 ईस्वी तक। दोस्तों इस समय भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए थे और वही काल कहलाता है संघर्षकालीन भारत, जिसका समय है 1206 से लेकर 1757 ईस्वी का। बात करूं, इस समय भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए थे और इन विदेशी आक्रमण का भारत की जो सेना है उसने डटकर मुकाबला किया था। और इस समय भारत में जो आक्रमण किए गए थे वो आक्रमणकारी थे, अरबी आक्रमणकारी थे। अरबी के अलावा हम बोल सकते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी। बात करूं मैं भारत में अरबी आक्रमणकारियों की। भारत में जो अरबी आक्रमण हुआ था, यह अरबी आक्रमण है, पहला अरबी आक्रमण की मैं बात करूं तो यह अमीर खलीफा के काल में हुआ था। अमीर खलीफा के काल में यह जो आक्रमण है यह हुआ था 636 ईस्वी में। अमीर खलीफा के काल में 636 ईस्वी में अरबी आक्रमण होता है और यह अरबी आक्रमण है यह समुद्री मार्ग से हुआ था। अरबी आक्रमण है भारत में समुद्री मार्ग से हुआ था और यह आक्रमण ठाणे नामक स्थान पर, जो बंबई में जगह है ठाणे, उस स्थान पर आक्रमण हुआ था समुद्री मार्ग से 636 ईस्वी में अमर खलीफा के काल में। और इस आक्रमण की जो जानकारी है ये हमें मिलती है फुतुह अल बुल्दान नामक पुस्तक से। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि 636 ईस्वी में समुद्री मार्ग से ठाणे पर पहला अरबी आक्रमण हुआ था, वो हुआ था अमर खलीफा के काल में। लेकिन दोस्तों यह आक्रमण असफल था। यह आक्रमण असफल आक्रमण था। भारत में जो पहला अरबी आक्रमण हो गया, लेकिन यह आक्रमण कैसा था? असफल आक्रमण था। तो दोस्तों मैं आगे बात करूं कि पहला सफल आक्रमण कौन सा था। इस आक्रमण के बाद भी भारत में कई आक्रमण हुए थे, समुद्री मार्ग से भी आक्रमण हुए थे। जैसे सिंध जो जगह है, सिंध में एक बंदरगाह, डेबाल बंदरगाह, इस बंदरगाह पर आक्रमण हुआ था। इसके अलावा भोडोच बंदरगाह, इस बंदरगाह पर भी आक्रमण हुआ था, अरबी आक्रमण। लेकिन ये जितने भी आक्रमण है ये असफल आक्रमण हुए थे। तो दोस्तों मैं बात करूं प्रथम सफल आक्रमण की, तो भारत में जो पहला सफल अरबी आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी मिलती है दोस्तों हमें चचनामा ग्रंथ से। चचनामा ग्रंथ, चचनामा ग्रंथ जो है ये रचित है अली अहमद द्वारा। अली अहमद ने चचनामा ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है प्रथम सफल अरबी आक्रमण की। भारत में पहला सफल अरबी आक्रमण, यह पहला सफल अरबी आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में। पहला असफल तो अभी हमने बात की 636 ईस्वी में, और पहला सफल अरबी आक्रमण है वो हुआ था 712 ईस्वी में। इसकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? चचनामा ग्रंथ से। और चचनामा ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? अली अहमद द्वारा रचित चचनामा ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि भारत में पहला सफल अरबी आक्रमण हुआ था, वो सफल अरबी आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। और 712 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ था सिंध पर। सिंध के राजा दाहिर पर, सिंध का राजा था दाहिर। राजा दाहिर की जो सेना है उसने डटकर मुकाबला किया था इस अरबी सेना का। लेकिन इसी समय हाथी पर सवार थे राजा दाहिर, उनके एक तीर लगता है और उस तीर से राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। तो भारत का यह हो गया दोस्तों पहला सफल
अरबी आक्रमण जानकारी चचनामा से, जो अली अहमद द्वारा रचित है। यह आक्रमण हुआ था 712 में, और 712 में यह आक्रमण है यह सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ हुआ था, और इसी युद्ध में राजा दाहिर की हो जाती है मृत्यु। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो भारत में आक्रमण हुए थे तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण, हम बात कर रहे हैं संघर्षकालीन भारत की। जो आपके चैप्टर में दे रखा है उसी चीज की हम बात करेंगे। तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण दोस्तों भारत में दो जनों ने किए थे। पहला तुर्की आक्रमणकारी जो था वो तो था महमूद गजनबी। मोहम्मद बोल दो या महमूद, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण की। महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे, और इसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था केवल लूटपाट करना। लूटपाट के उद्देश्य से यह भारत पर आक्रमण करने आता था। 17 बार इसने आक्रमण किया था, कई स्थानों पर इसने आक्रमण किया था, उस स्थानों पर इसने लूटपाट की थी। और इसके बाद जो भारत में आक्रमणकारी आया था, और उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जो आपके चैप्टर में शुरू से दे रखा है दिल्ली सल्तनत। उसी दिल्ली सल्तनत की हम दोस्तों बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद गजनबी के बाद जो भारत में आक्रमणकारी आया था वो था मोहम्मद गोरी। महमूद गोरी दोस्तों, मोहम्मद जो गोरी है इसका उद्देश्य लूटपाट नहीं करना था। इस मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था भारत में साम्राज्य विस्तार, यानी भारत में इस्लाम धर्म की नींव रखना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना। यह उद्देश्य लेकर मोहम्मद गोरी ने भारत में आक्रमण किए। लगभग इसने 5 बार आक्रमण किए, कई बार यह भी असफल रहा था, लेकिन इसके जिंदगी का उद्देश्य यही था कि मैं बार बार भारत पर आक्रमण करूंगा और एक रोज मैं विजय पाऊंगा और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करूंगा, साम्राज्य विस्तार करूंगा और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखूंगा। इस उद्देश्य से इसने भारत में आक्रमण किए, और इसने 2 बड़े युद्ध किए थे। एक तो युद्ध किया था इसने त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1191 ईस्वी में, और इसके बाद अगले साल युद्ध लड़ा गया त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया दोस्तों वो लड़ा गया 1192 ईस्वी में। ये 2 युद्ध किए थे इसने, और ये दोनों जो युद्ध है वो मोहम्मद गोरी ने किए थे पृथ्वीराज के साथ। अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, उसके साथ ये युद्ध किए थे। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर दिया, और 1192 ईस्वी में भारत में रख दी गई थी मुस्लिम साम्राज्य की नींव। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम साम्राज्य की नींव कब रखी गई, तो मुस्लिम साम्राज्य की जो नींव है वो रख दी गई थी 1192 ईस्वी में। और भारत में जो जीते गए क्षेत्र थे वो मोहम्मद गोरी सौंप के चला गया था अपने सेनापति को। उस सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहीं से आपके चैप्टर में दे रखा है दोस्तों गुलाम वंश, और उसी गुलाम वंश की बात करेंगे। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सर्वप्रथम शासन किया। जो पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने भारत में शासन किया था, दिल्ली सल्तनत में जिसने शासन किया था दोस्तों, वो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अब इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करेंगे, और संघर्षकालीन भारत में हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो बात कर लूं दोस्तों मैं दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के वंशों की। दिल्ली सल्तनत समय की मैं बात करूं दोस्तों तो 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो समय है वो है दिल्ली सल्तनत का काल। चैप्टर जो दे रखा है वो है संघर्षकालीन भारत। 1206 से 1757 तक जितने भी शासकों ने शासन किया वो चैप्टर पूरा पढ़ेंगे हम दोस्तों। इससे पहले जो हमारा पहला जो बिंदु दे रखा है वो
का है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। इन 5 वंशों की मैं बात करूं तो पहला वंश था यामिनी वंश, अलबरी या गुलाम वंश। समय की बात करूं तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया था। दूसरा जो वंश था वो वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश की मैं बात करूं तो दोस्तों 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा वंश है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश की मैं बात करूं तो 1320 से 1414। अगले वंश की बात करूं दोस्तों तो सैयद वंश। सैयद वंश का समय 1414 से 1451। और अंतिम वंश था दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश की मैं बात करूं तो 1451 से 1526। इसके बाद ये तो हो गई दोस्तों दिल्ली सल्तनत, 1206 से 1526 तक 5 वंश। इनके बाद भारत में मुगल आ गए थे। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद जो भारत में नींव रखी गई थी वो रखी गई थी मुगल वंश की। और मुगल वंश की जो नींव है वो बाबर ने रखी थी। तो दोस्तों आपके चैप्टर में ये सभी वंश दे रखे हैं, यामिनी है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है या लोदी वंश है। तो आज हम बात करेंगे यामिनी, अलबरी या गुलाम वंश की, जिसका समय है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। तो भारत में जब तुर्की आक्रमण होता है दोस्तों, तो तुर्की आक्रमण के समय भारत में मोहम्मद गोरी ने अपने क्षेत्र है वो सौंप दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसका गुलाम वंश में समय था 1206 से 1210 ईस्वी तक। 4-5 सालों तक इसने भारत में शासन किया था। अब इस वंश का नाम गुलाम वंश कैसे पड़ा दोस्तों? जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, एक विश्वास पात्र व्यक्ति था, इसका गुलाम था। इसी वजह से इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यामिनी, अलबरी, गुलाम वंश का था संस्थापक। जो जिस वंश का पहला शासक होता है वो उस वंश का होता है संस्थापक, यानी उस वंश की स्थापना करने वाला। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो राजधानी थी लाहौर। राजधानी लाहौर थी। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम लाख बख्श मिलता है। लाख बख्श का मतलब होता है दोस्तों लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला है वो किसको कहा जाता है? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि इसके परिवार वालों ने इसको बेच दिया था, मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया था। शुरू से इसने गरीबी देख रखी थी। और कहा जाता है कि इसके दरबार में जब कोई भी व्यक्ति आता था, कोई भी गरीब व्यक्ति आता था, तो ये उसे लाखों का जो है वो दान करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा लाख बख्श। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात करूं दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके समकालीन एक सूफी संत थे, नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुब मीनार की नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। जो पहली मंजिल है कुतुब मीनार की, उसका निर्माण वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया गया। ये जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली में है। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव या कुतुब मीनार की पहली मस्जिद का निर्माण है। पहली जो स्तंभ जो है कुतुब मीनार है
उसका जो निर्माण है वो दिल्ली में वो करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, पहली मंजिल का निर्माण। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना था एक इल्तुतमिश, उसने इस कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। अब दोस्तों ध्यान देना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए, चौगान होता है जो वर्तमान में पोलो होता है। देखो जो पोलो है इसका आविष्कार तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया पोलो का, लेकिन यही एक ऐसा ही गेम खेला जाता था प्राचीन काल में जिसे चौगान कहा जाता था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10वीं क्लास में, जो लघुरात्मक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उनमें यह पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यामिनी है, अलबरी है, इन नामों से जाना जाता है। या इससे बड़े 40 शब्दों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी दीजिए, इन पर टिप्पणी लिखिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, मोहम्मद घोरी का गुलाम था, राजधानी लाहौर थी, उपनाम की बात करें तो लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी दिल्ली के अंदर, और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से कुतुबुद्दीन ऐबक की हो जाती है मृत्यु। तो गुलाम वंश का हमने पहला शासक पढ़ लिया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इसका एक अल्पायु पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह कुछ समय के लिए 5-6 महीने के लिए शासक बनता है, लेकिन आराम शाह की हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। यानी कुतुबुद्दीन का पुत्र जो था उसका नाम तो था आराम शाह। 1210 में मृत्यु के बाद यह शासक बन गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जिसका नाम था इल्तुतमिश, यह दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो इल्तुतमिश ने अपने सालाजी की हत्या कर दी सा, आराम शाह की हत्या करके शासक बन गया था इल्तुतमिश। तो दोस्तों बड़ा जो शासक दे रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो दे रखा है इल्तुतमिश। और अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। गुलाम वंश का ही शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो था इल्तुतमिश। तो इस वंश का दूसरा शासक वो हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश। 1211 या 1210 से लेकर 1235 ईस्वी तक जो भारत में शासन किया था गुलाम वंश के शासक वो था इल्तुतमिश। अभी हमने बात की है दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ऐबक का गुलाम। तो दोस्तों इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी गुलाम का गुलाम था। ऐबक तो स्वयं गुलाम था घोड़ी का, और ये गुलाम था ऐबक का, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। एक विश्वास पात्र व्यक्ति था, विश्वास पात्र सेनानायक था, इसलिए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह है वो इल्तुतमिश के साथ कर दिया। तो ऐबक का गुलाम के साथ साथ क्या हो गया दोस्तों, दामाद भी हो गया। गुलाम व दामाद, ऐबक का गुलाम व दामाद कौन था, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो राजधानी है वो लाहौर से लेकर आ जाता है दिल्ली, और एक मजबूत साम्राज्य का गठन करता है। इस वजह से इल्तुतमिश को दोस्तों वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है वो किसे बोला जाता है दोस्तों, इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्योंकि इसने राजधानी है वो लाहौर से कहां स्थानांतरित कर दी थी, दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। इस वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं इल्तुतमिश की, तो अभी हमने बात की थी दिल्ली में है कुतुब मीनार। दोस्तों इस कुतुब मीनार की जो नींव है
वो नींव तो रखी थी ऐबक ने, और पहली मंजिल का निर्माण है वो तो करवाया था ऐबक ने। इसके बाद इस कुतुब मीनार का निर्माण जो पूर्ण है वो करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था, और साम्राज्य विस्तार के तहत इल्तुतमिश ने 1223 ईस्वी में मालवा को जीता था। 1223 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा को जीता था। यह जगह है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार के तहत 1226 ईस्वी में रणथंबोर को जीता था। रणथंबोर, और रणथंबोर जगह है राजस्थान में सवाईमाधोपुर में। सवाईमाधोपुर में जो जगह है रणथंबोर, उसको 1226 में जीता गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसके अलावा इल्तुतमिश से जालोर, ग्वालियर, इन स्थानों पर भी अधिकार था इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश ने एक चालीसा का गठन किया था। चालीसा, जिसे बोला जाता है तुर्कान ए चहलगामी, यानी एक तुर्कान ए चहलगामी नामक पद का गठन किया था, जिसे बोला जाता है चालीसा। यानी 40 विश्वास पात्र गुलामों का एक दल था, गुप्तचरों का एक दल था, जो कोई भी क्षेत्र की जानकारी है वो सीधा राजा को देते थे। तो चालीसा का गठन है वो भी किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा। और इसी इल्तुतमिश के काल में मंगोल नेता इनके समकालीन जो था उसका नाम था चंगेज खां। और चंगेज खां का एक विद्रोही मंगबरनी, ये विद्रोही आया था भारत में इल्तुतमिश से मदद मांगने, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी सहायता नहीं की थी, और इसकी सहायता न करके चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं थी, यानी इल्तुतमिश ने इसकी कोई सहायता नहीं की थी। तो दोस्तों ये हो गया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक के बाद आपको जानकारी ध्यान रखनी है इल्तुतमिश। यहां से भी अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश। या कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण है वो किसने पूर्ण करवाया था, इल्तुतमिश ने। और या बड़े क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां से जो पूछे जाते हैं आपके 10th क्लास में, वो क्वेश्चन सीधा सा टिप्पणी पूछ ली जाती है या जानकारी पूछ ली जाती है कि इल्तुतमिश के बारे में जानकारी दीजिए, या इल्तुतमिश के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। 40 शब्दों में 20 शब्दों में यह चीजें आपके पूछी जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद के शासकों की हम बात करें दोस्तों गुलाम वंश में, दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1235 में। और इल्तुतमिश एक रोज ग्वालियर अभियान पे जब जाते हैं, ग्वालियर को जब जीतने जाते हैं, उस समय इल्तुतमिश ने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री रजिया शासक होगी। क्योंकि इल्तुतमिश ने जो सुल्तान का पद है उस सुल्तान के पद को पैतृक कर दिया था। पैतृक का मतलब होता है दोस्तों वंशानुगत कर दिया था, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसी का वंशज, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वही शासक बनेगा। तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व ग्वालियर अभियान पर जाते समय अपनी पुत्री रजिया को शासक घोषित कर दिया था। जैसे ही 1235 में दोस्तों इल्तुतमिश की हुई थी मृत्यु, इल्तुतमिश की मृत्यु के समय अमीर लोग ये चाहते थे कि कोई महिला हम पर राज ना करे, कोई महिला हम पर राज ना करे। इसलिए अमीरों ने इल्तुतमिश का एक पुत्र था जो उनकी रखेल शाह तुकनी का पुत्र था, जिसका नाम था रुकनुद्दीन, जिसका नाम क्या था दोस्तों? रुकनुद्दीन। तो अमीरों ने क्या किया, दिल्ली के अमीरों ने रुकनुद्दीन को शासक बनाया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। देखो दोस्तों इल्तुतमिश ने तो रजिया को शासक बनाया था, रजिया को शासक घोषित किया था कि मेरी मृत्यु के बाद रजिया ही शासक होगी। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीर ये चाहते थे कि कोई औरत हम पर राज ना करे। इस वजह से अमीरों ने
रुकनुद्दीन को शासक बनाया। लेकिन यह अयोग्य व्यक्ति था, जिन लोगों ने इसे शासक बनाया उन्हीं पर यह अत्याचार करने लग गया था। तो इसके खिलाफ जो चालीसा थे, जो इल्तुतमिश ने एक गठन बनाया था चालीसा, उन्होंने दिल्ली से बाहर विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन तो जाता है दिल्ली से बाहर और पीछे से अपने आप को दिल्ली में सुल्तान घोषित कर दिया था रजिया ने। यानी इल्तुतमिश के बाद वास्तविक रूप से जो शासक बनी थी वो शासक बनी थी रजिया सुल्तान। तो दोस्तों पहले ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। गुलाम वंश में शासन किया था भारत में रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान के शासनकाल की मैं बात करूं तो 1236 से लेकर 1240 तक, 1236 से 1240 तक जो भारत में शासन किया था वो रजिया सुल्तान ने किया था। रुकनुद्दीन की हत्या कर दी जाती है। जब रुकनुद्दीन दिल्ली से विद्रोह दबाकर वापस आया था तो हत्या करके रजिया सुल्तान शासक बन गई थी। जब रजिया सुल्तान शासक बनती है तो ये पहली मुस्लिम महिला है। मुस्लिम महिला, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जिसने शासन किया था वो थी रजिया सुल्तान। भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। तीन बातें ध्यान रखना, एकमात्र महिला शासिका, समय 1236 से 1240 और इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। शासक बनते ही रजिया सुल्तान ने दरबार में दरबार के अंदर ये चोगा व टोपी धारण करती थी, यानी एक कोट पहन के आती थी, टोपी धारण करती थी। जो मुस्लिम महिलाओं का जो बुर्का वगैरह होता है वो हटा दिया था इन्होंने, पर्दा जो है उसको हटाकर दरबार में उपस्थित होती थी ये चोगा व टोपी के साथ। कौन है? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान ने शासक बनते ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत ये बाहरी व्यक्ति था और शासक बनते ही इसे अमीर ए आखुर पद दिया था। दिल्ली सल्तनत में एक पद हुआ करता था अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर का मतलब होता है दोस्तों अश्वशाला का प्रधान, सेनापति मान लो साहब, घोड़ों का सरदार, घोड़ों का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान, अमीर ए आखुर पद कहलाता था। यह दिया था रजिया सुल्तान ने मलिक याकूत को। और कहा जाता है कि यह जो मलिक याकूत था यह था रजिया का प्रेमी, रजिया का प्रेमी था, बाहरी व्यक्ति था। तो यह जब शासक बनी थी रजिया तो मलिक याकूत इसे घुड़सवारी सिखाता था, रजिया सुल्तान को अपनी बाहों में लेता था, घोड़े पर बैठाता था। यह चीज अमीरों के खटकने लग गई थी। अमीरों की आंखों में खटकने लग गया था मलिक याकूत। तो दोस्तों अमीरों ने मलिक याकूत की कर दी थी हत्या। रजिया सुल्तान के काल में रजिया के प्रेमी मलिक याकूत की अमीरों ने कर दी थी हत्या। दूसरी तरफ पंजाब में एक व्यक्ति था अल्तुनिया जो रजिया से प्रेम करता था, और वो जो अल्तुनिया था उसने पंजाब में विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जाती है और यहां इनके मध्य वापस दोस्ती होती है और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया, लेकिन 1240 ईस्वी में जब ये पंजाब से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो कैथल जगह है हरियाणा की, कैथल हरियाणा, इस स्थान पर रजिया व अल्तुनिया की डाकुओं ने हत्या कर दी थी। वापस ध्यान देना दोस्तों, रजिया सुल्तान की मैं बात करूं तो एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका जिसने शासन किया भारत में वो थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। दरबार में चोगा व
टोपी धारण करके ये उपस्थित होती थी। और रजिया का प्रेमी था मलिक याकूत, जिसको रजिया ने अमीर ए आखुर या अस्वशाला का प्रधान बनाया था, और इसी मलिक याकूत की अमीरों ने कर दी थी हत्या। इसके बाद रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था। 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तुनिया पंजाब से दिल्ली आ रहे थे, तो कैथल जगह है हरियाणा की, इस स्थान पर डाकू ने रजिया व अल्तुनिया की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और दोस्तों एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने रजिया के बारे में 2 लाइनें लिखी थी। एक लाइन तो लिखी थी कि रजिया अगर महिला ना होती, रजिया अगर महिला ना होती तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में इसका भी नाम गिना जाता। और दूसरी चीज बोली थी कि रजिया को जिसने भी चाहा वो जिंदगी में कुछ ही दिन का मेहमान रहा। पहले अमीरों ने मलिक याकूत की हत्या कर दी और बाद में डाकुओं द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी, अल्तुनिया। और यहां से भी वही क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बारे में टिप्पणी लिखो, या रजिया सुल्तान के बारे में कोई सिंगल लाइन का कोई सा भी क्वेश्चन की भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों, रजिया सुल्तान के बाद ज्यादातर 20-25 सालों तक जो शासन किया था वो शासक शक्तिशाली शासक नहीं थे, उनके केवल आपके नाम दे रखे हैं। 10th क्लास की बुक में केवल नाम दे रखे हैं, केवल मैं भी आपको नाम बताकर आगे बलवन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। रजिया के बाद रजिया का एक अल्पायु भाई था, वो शासक बना था। 1240 में रजिया की हत्या कर दी गई थी, शासक बन गया दोस्तों बैराम शाह। बैराम शाह का समय है 1240 से 1242। बैराम शाह के बाद मसूद शाह, बैराम शाह के बाद शासक बना मसूद शाह 42 से 46। इसके बाद शासक बना नासिरुद्दीन महमूद, ये नाम मात्र का शासक था। शासन तो इसने 20 साल तक किया था, 65-66 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन महमूद 46 से 65 तक इसने शासन किया था। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद एक नाम मात्र का शासक था, अपना जीवन यापन करने के लिए कहा जाता है कि ये टोपी बेचा करता था। और इसके पीछे जो वास्तविक जो हाथ था वो बलवन का था, यानी लगभग बलवन ही शासन करता था। इसके काल में जो राजा का जो मुकुट होता है वो बलवन ही धारण करता था, और ये केवल नाम मात्र का शासक था। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी जाती है। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक बनता है, वो था गयासुद्दीन बलवन। तो अब हम बात कर लेते हैं बलवन की। देखो मेन रूप से 4 शासक पढ़ने हमें गुलाम वंश में। पहला शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, तीसरा शासक रजिया सुल्तान, और चौथा शासक पढ़ना हमें बलवन। तो अब मैं बात कर लेता हूं गयासुद्दीन बलवन की। अगला शक्तिशाली शासक हो गया दोस्तों गयासुद्दीन बलवन। समय है गयासुद्दीन बलवन का 1266 या 1265 से लेकर 1286 ईस्वी तक। 1265 से लेकर 1286 तक जो दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली शासक था वो था गयासुद्दीन बलवन। बात करूं दोस्तों मैं गयासुद्दीन बलवन की, तो गयासुद्दीन बलवन इल्तुतमिश के 40 में शामिल व्यक्ति था। देखो ये भी गयासुद्दीन बलवन के बारे में भी कहा जाता है कि प्रारंभ में इनके परिवार वालों पर मंगोलों ने आक्रमण किया था। बाहुद्दीन इसका वास्तविक नाम था। इनके परिवार वालों पर जब आक्रमण किया गया था तो इनके परिवार वालों की तो हत्या कर दी गई थी, और कोई वस्त्रा का व्यापारी था उनके हाथों इनको बेच दिया गया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने बलवन को खरीद लिया था। देखो इस वंश में जितने भी शासक बने थे वो किसी न किसी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश से
कहा जाता है। इसी गुलाम वंश को अलबरी या यामिनी, इलबरी व यामिनी जो है वो भी इस वंश का नाम मिलता है। तो गयासुद्दीन बलवन जो इल्तुतमिश था उसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, वो था गयासुद्दीन बलवन। और इस इल्तुतमिश ने, आपको पता है, 40 विश्वास पात्र गुलामों का एक गठन बनाया था जिसे चालीसा कहा जाता है, तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता है। उसमें शामिल होने वाला जो शक्तिशाली शासक था वो शक्तिशाली शासक था गयासुद्दीन बलवन। और गयासुद्दीन बलवन 1265 में नासुरुद्दीन की हत्या करके शासक बना था। और शासक बनते ही इसने लोहे व रक्त की नीति अपना ली थी। इसका मतलब है कि अपनी बात को मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता था। एक भयंकर रूप लेकर ये दरबार में उपस्थित होता था। कोई विद्रोह करता था तो उसकी हत्या करवा देता था, उसके पुत्रों व उनकी पत्नियों को बंदी बना लिया जाता था। उसे ही बोला जाता है लोहे व रक्त की, यानी लोहे का मतलब हो गया तलवार, और जब तलवार चलती थी तो क्या निकलता था? रक्त। वही नीति है लोहे व रक्त की नीति। शासक बनते ही इसने लोहे व रक्त की नीति अपना ली थी। किसने? गयासुद्दीन बलवन ने। इसके अलावा दोस्तों मैं बलवन की बात करूं तो बलवन ने चालीसा जो पद है उसका दमन कर दिया था। दमन का मतलब है कि इस पद को हटा दिया था, क्योंकि इसे पता था कि जब भी कोई राजा कमजोर होता है यही चालीसा विद्रोह करते हैं। तो गयासुद्दीन बलवन ने चालीसा जो पद है उसका तो दमन कर दिया था। दरबार में भयंकर रूप लेकर उपस्थित होता था और 2 प्रथाएं चलाई थी इन्होंने। एक तो सजदा या सिजदा बोल सकते हो, और एक पाबोस। इन दोनों का अर्थ ध्यान देना दोस्तों। सजदा का मतलब होता है सिर झुकाना, और पाबोस का मतलब है पैर छूना। दरबार में चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो गयासुद्दीन बलवन के दरबार में आता था तो गयासुद्दीन बलवन के सामने वो सिर झुकाता था और उसके पैर चूमता था, उसके पैर छूता था। वही प्रथा है सजदा व पाबोस। ये प्रथाएं हैं वो बलवन के द्वारा शुरू की गई। चालीसा पद का गठन किया गया, दमन किया गया। चालीसा पद का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इस चालीसा में शामिल किया था किसको? बलवन को। और बलवन ने शासक बनते ही लोहे व किसकी नीति अपना ली थी दोस्तों? रक्त की नीति अपना ली थी। यानी अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक भयंकर रूप लेकर ये दरबार में उपस्थित होता था गयासुद्दीन बलवन। और कहा जाता है कि जिस सिंहासन पर यह बैठता था उसमें यह विकराल रूप लेकर बैठता था। दोनों तरफ 2-2, 4-4 हफ्सी व्यक्ति जो काले कुलूटे 6-6, 7-7 फुट के व्यक्ति होते थे, हाथों में तलवारें हुआ करती थी। और जब कहा जाता है कि इसके दरबार में कोई भी व्यक्ति फरियाद लेकर आता तो इसके पास जब तक पहुंचता तब तक उस व्यक्ति का गला सूख जाता था। इतना भयंकर डर हुआ करता था बलवन का। और बलवन के काल में बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो मंगोल आक्रमण के कारण इसने सेना को पुनर्गठित किया था। और सेना के लिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज नाम का जो विभाग है वो सेना के लिए बनाया गया था, मंगोलों से लड़ने के लिए। तो इसके काल में मंगोल आक्रमण भी हुए थे गयासुद्दीन बलवन के काल में। 1285 में इनके काल में जब मंगोल आक्रमण होता है, उस मंगोल आक्रमण में गयासुद्दीन बलवन के पुत्र मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के बाद कुछ समय बाद ही 1286 ईस्वी में दोस्तों बलवन की भी मृत्यु हो जाती है। तो बार बार आक्रमण हुए थे गयासुद्दीन बलवन के काल में। मंगोलों का आक्रमण हुआ था, इसकी सेना ने इनका डटकर सामना भी किया था, मंगोलों की सेना का। इसके अलावा बात करूं तो गयासुद्दीन बलवन ने कहा था कि जो राजा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का एक रूप होता है, यानी एक ईश्वर का साक्षात रूप ही राजा होता है। राजा जो आम जनता होती है, जो साधारण लोग हैं, उनसे अलग होता है। तभी ये एक विकराल रूप लेकर दरबार में उपस्थित होता था। इसने ईश्वर का प्रतिनिधि है वो बताया था
राजा को, और भी कई कठोर नीतियां इसने लागू की थी अपने काल में। तो यहां से भी वही क्वेश्चन में बात करूं तो गयासुद्दीन बलवन पर एक टिप्पणी पूछी जा सकती है, या सजदा पाबोस प्रथा किसने शुरू की थी, लोहे रक्त की नीति किसने अपनाई थी, सेना के लिए कौन सा गठन का बनाया गया था इनके द्वारा, ये चीजें हैं वो गयासुद्दीन बलवन से आपको पूछी जाएगी दोस्तों। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, इसके बाद भी एक दो शासक बनते हैं जैसे केकुबाद। अंतिम शासक गुलाम वंश यामिनी वंश, इनका अंतिम शासक था केमर्स। केमर्स शमसुद्दीन या कैमूर, ये नाम मिलते हैं इनके। ये इस गुलाम वंश का अंतिम शासक था, और इनके काल में दिल्ली में सैनिक विद्रोह होता है। बात कर रहा हूं मैं 1290 ईस्वी की, क्योंकि गुलाम वंश का समय यही तो था 1206 से। 1206 में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, 1206 से लेकर 1290 तक जो वंश है दिल्ली सल्तनत का, वो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश है। कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का समय तो 1206 से 1526 है। 1206 से 1290 तक का इतिहास पढ़ा, और उसमें 4 बड़े शासक हमने पढ़े हैं। पहला शासक ऐबक, दूसरा शासक हमने पढ़ा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, और चौथा गयासुद्दीन बलवन। ये 4 शासक हमें ढंग से पढ़ने हैं दोस्तों। अंतिम शासक था कैमर्स या कैमूर्स। इसके काल में 1290 ईस्वी में दिल्ली में सैनिक विद्रोह होता है, और यह सैनिक विद्रोह करने वाला व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी, जेके, यानी जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने सैनिक विद्रोह करके इनकी कर दी थी हत्या, और हत्या करने के बाद गुलाम वंश का हो गया था दोस्तों पतन। और गुलाम वंश के बाद भारत में जिस वंश ने राज किया था वो दोस्तों था खिलजी वंश। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश की। सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, अभी केवल हमने दिल्ली सल्तनत में केवल एक वंश पढ़ा है, गुलाम वंश। चैप्टर जो आपके दे रखा है 10th क्लास की बुक में सामाजिक में, वो चैप्टर दे रखा है संघर्षकालीन भारत, जिसमें हम संघर्षकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे 1206 से 1757, यानी दिल्ली सल्तनत से लेकर अंग्रेजों के काल तक, बंगाल में विद्रोह तक, प्लासी के युद्ध तक हम जानकारी पढ़ेंगे। जिसमें पहला जो अध्याय दे रखा है इसका संघर्षकालीन भारत का, जो पहला भाग दे रखा है वो दे रखा है दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने बात की थी। इसमें दे रखे हैं 5 वंश दे रखे हैं, और 5 वंशों में दोस्तों हमने केवल अभी इस वीडियो के माध्यम से पहला वंश पढ़ा है, और पहला जो वंश पढ़ा है वो पढ़ा है यामिनी इलबरी वंश या गुलाम वंश। ये वंश हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगले वीडियो में हम जो अगले जो वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, या इसके बाद मुगल काल जो दे रखा है आपके इसी अध्याय में संघर्षकालीन भारत में, इसके अलावा सिख दे रखे हैं, और कई राजस्थान के शासक है जैसे अमीरदेव चौहान है, महाराणा प्रताप है, राव सेका है, ऐसे कई शासक दे रखे हैं आपके। इसके अलावा मराठा जो शासक है छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में जो जानकारी है वो संघर्षकालीन भारत के जो अध्याय है उसमें दे रखी है। तो दोस्तों हम हमेशा कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज हम आपके आगे से आगे वीडियो उपलब्ध करवाते रहे, और ये चीजें जो 10th क्लास की बुक में दे रखी है सामाजिक में, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो व्यक्ति है, जो भी चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, चाहे पटवार की तैयारी कर रहा है, या अन्य जो एसएससी रेलवे वगैरह की जो तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है संघर्षकालीन भारत है, क्योंकि जो भारत का जो इतिहास है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने जो छोटे भाई बहन है जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले व्यक्ति है, वो उनके परिवार में भी कोई 10th क्लास में बच्चा है तो उनको दिखाइए कि ये वीडियो है, और आगे से आगे हम ऐसे ही वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि रोज एक चैप्टर कंप्लीट करवाया जाए, एक बिंदु कंप्लीट करवाया जाए हर चैप्टर का। दोस्तों धन्यवाद।